हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज हम लोग क्लास 9 का जो है मैथ का जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे और ये हमारा पहला चैप्टर है, यानी कि प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा सारा ही क्वेश्चन आंसर इस पर होगा। इस पर 1 से 4 नंबर तक दिया गया है, तो हम लोग एक ही वीडियो में सारा इसका कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 हो, यानी कि p और q जो है हमारा पूर्णांक होना चाहिए और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हल कर देते हैं हम कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। चलिए पहले हल कर लेते हैं इसका, फिर समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे हल में है कि शून्य लिखेंगे हम यहाँ पे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग समझेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या कैसे हुआ। तो जैसे यहाँ p/q है, तो हम पहले p/q लिख लेते हैं यहाँ पे। तो p का मान लेते हैं कि हम यहाँ पे शून्य रख लेते हैं। q का मान नहीं है तो हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए p/q के फॉर्म में हो गया, यानी कि p हमारा शून्य है, q क्या है 1 है। तो ये p हो गया, तो ये क्या है हमारा पूर्णांक है, और ये भी क्या हो गया हमारा पूर्णांक हो गया। ठीक है, जहाँ p एक पूर्णांक होना चाहिए और q भी एक पूर्णांक होना चाहिए, और q जो है वो हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या q हमारे 0 है? नहीं है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है और शून्य को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। अगर हम जैसे कि यहाँ पे p/q अगर कोई और संख्या हो, जैसे कि यहाँ पे 1 होता है, 2 3 4, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम सबके बट्टे में 1 लिख सकते हैं। हम लोग ऐसा मैथ में करते हैं कि सबके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए अब क्या हो गया, ये सभी p/q के फॉर्म में हो गए, और ये सारी संख्या ऊपर वाली क्या हमारी पूर्णांक है और नीचे वाली भी सारी संख्या क्या हमारी पूर्णांक है, और q क्या हमारा कहीं 0 है तो नहीं है। ठीक है, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो पूछ रहा था शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर वाला था। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर का करते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर का सवाल क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम 3 और 4 को p/q के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि अंश बट्टा हर के रूप में। तो जैसे हमारा ऊपर क्या है 3 है, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। और क्या है 4, तो हम 4 लिख लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये अंश बट्टा हर के रूप में हो गया। अब इसके बीच हम 6 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो आपको इसमें याद रखना है कि जब भी हमारा 6 परिमेय संख्या बोला तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि 6 में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 7, यानी कि एक संख्या हमें बढ़ा लेना है। अगर 7 कहता तो हम 7 में 1 जोड़ के 8 परिमेय संख्या निकालते। अगर 9 परिमेय संख्या कहता तो हम 9 में 1 जोड़ के 10 परिमेय संख्या निकालते। तो आपको हमेशा ये काम करना है कि अगर 6 बोल रहा है, 4 बोल रहा है, 5 बोल रहा है, तो हम उसमें 1 जोड़ लेंगे। अब क्या हो गया हमारा, ये 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ लिख लेंगे 3/1। अब इसे किससे गुना करना है, हमें 7 से गुना करना है। तो ऊपर 7 से गुना करेंगे तो नीचे भी हम 7 से ही गुना करेंगे। अब ये हो गया 7 या 21 और ये 7 एकम 7। इसे भी वही काम करना है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 4/1 गुने ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। तो ये हो गया हमारा 7 चौक 28 और ये हो गया 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए क्या क्या आया हमारा, एक आया 21/7, एक आया हमारा 28/7। तो अब यहाँ पे आप लिख लें कि 21/7 और 28/7
7 ये हो गया। तो देखिए 21 और 28, तो हम 21 को और 28 को छोड़ देंगे, इसकी बीच वाली संख्या को लिखेंगे। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आ गई हमारी? 21 के बाद क्या होता है हमारा? 22 होता है, फिर 23, 24, 25 और 26 और ये हो गया हमारा 27। कितने संख्या हो गए हमारे? 27 हो गए। 27 तक हमने लिख लिया। अब सभी के बट्टे में क्या करना है आपको? 7 लिख देना है, क्योंकि दोनों के नीचे तो 7 ही है, तो हम सभी के नीचे 7 लिख देंगे। देखिए हो गया ये 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हो गया हमारा। तो 21 को हमने नहीं लिखा, 28 को नहीं लिखा, क्योंकि इसके बीच की संख्या को निकालने के लिए कह रहा था। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 2 का हो गया। चलिए अब 3 का करते हैं हम लोग। तो चलिए 3 का सवाल पढ़ते हैं पहले। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि 5 परिमेय संख्या में ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ के हम 6 कर लेंगे। तो पहले इसे उतार लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 3/5 और 4/5। अब क्या करेंगे हम? 5 कह रहा है, तो हम यहाँ पे 5 में 1 जोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 6। ये कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। अब क्या करना है? इन संख्या को 3/5 को 6 से हम गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं यहाँ पे। 3/5 गुणे यहाँ 6 होगा, तो यहाँ पे भी 6 होगा हमारा, यानी ऊपर नीचे दोनों ही 6 होंगे। अब ये हो गया 18 और ये हो गया 6×5 30। अब क्या करना है हमें? 4/5 को करना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 4/5 गुणे, इसे भी 6 से करेंगे हम। ये हो गया 6 चौक 24 और नीचे 30। अब इसमें क्या क्या आ गया हमारा? एक आया है 18/30, एक आया है 24/30। अब इन दोनों के बीच हम 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पहले लिख लेते हैं 18/30 और 24/30। तो 18 के बाद क्या होता है हमारा? 19, 20, 21, 22, 23। 24 को तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि 18 और 24 के बीच कह रहा हमें। तो अब इसके नीचे, सभी के नीचे हम 30 लिख देंगे। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया, यानी कि ये आंसर हो गया इसका। देखिए हमें कह रहा था कि 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 ये परिमेय संख्या हमारे इसके हो गए। तो चलिए अब जो हम लोग 4 नंबर का करते हैं, यानी कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि पहला लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो हमें ये सवाल कर रहा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या ये सत्य है या असत्य है? अगर सत्य है तो कारण सहित बताएं, अगर असत्य है तो भी कारण सहित बताएं। तो ये सत्य है, तो इसे बनाने से पहले हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख रखी हुई हैं। चलिए पहले इसे समझते हैं। पहले लिखा है क्या हमारा? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए प्राकृत संख्या में 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 यहाँ पे डॉट डॉट किया हुआ है, यानी कि 3 के बाद 4 5 6 7, यानी कि ये अनंत तक चलती जाएगी, इसकी कोई भी अंत नहीं होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती जाएंगी। पूर्ण संख्या में सारे ही प्राकृत संख्या हैं, लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है हमारा? शून्य लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे याद रखें कि प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक चलती जाएंगी। पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। और पूर्णांक में हमारी दोनों तरह की संख्या होती है, प्लस वाली और माइनस वाली। देखिए मैंने एक संख्या रेखा बनाया हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। हमारी जो राइट हैंड साइड होती है वो क्या होती है? सारी प्लस में होती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो क्या होती है? हमारी सारी माइनस में होती है। तो ये तो हमने समझ लिया। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग सवाल को करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने अभी बताया, देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का, देखिए पूर्ण संख्या में सारे प्राकृत संख्या हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सत्य। तो अब इसका कारण लिखना है, तो चलिए यहाँ पे कारण लिख लेते हैं। कारण लिख लेते हैं कि ये क्यों सत्य है।
क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या होती हैं। तो ये था कारण। मैंने अभी बताया आपको कि देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हैं, तो वही लिख दिया मैंने, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या होती हैं। ये सत्य हो गया हमारा, यहाँ कारण लिख दिया। चलिए, ये तो 4 का 1 नंबर था। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये असत्य है। ये क्या है हमारा? असत्य है। और इसके कारण लिखने हैं हमें। देखिए असत्य कैसे हुआ। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ कह रहा है पूर्णांक, यहाँ कह रहा है पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक का है हमारा, यहाँ देखिए। पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ देखिए। देखिए पूर्णांक में ना 2 तरह की संख्या होती है, प्लस वाली भी होती है और माइनस वाली भी होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के ये सारी प्लस वाली संख्या, इसमें माइनस वाली संख्या नहीं है। इसलिए ये क्या हो गया हमारा? असत्य हो गया। तो इसके भी कारण लिख लेते हैं। क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होती हैं, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे कारण सहित लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह सत्य हो गया। कारण क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी हमारा असत्य हो गया। इसे भी चलिए कर लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। असत्य, यहाँ पे कारण लिख लेते हैं। देखिए कैसे है ये। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या। देखिए तो परिमेय संख्या, देखिए हमारा पूर्ण संख्या का है। पूर्ण संख्या देखिए कैसे हो गया कि 0 से लेकर के 1 2 3 तक होता है। और परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं ना, जिसे P/Q के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। अगर P का मान हम 5 रख देंगे, Q का मान अगर हम 7 रख देंगे, तो ये बट्टे वाली जो संख्या होती है, क्या ये पूर्ण संख्या में है? कहीं दिख रहा है आपको? ये पूर्ण संख्या में नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा? असत्य हो गया। चलिए इसका कारण लिख लेते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या होती है, जिनको पूर्ण संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ कारण लिख दिया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य हो गया। कारण लिखा है क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या होती है, जिनको पूर्ण संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ठीक से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।